आज के वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान का यानी कि साइंस का ऐसे वन में किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है और उसका आंसर क्या क्या है ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। ये हम लोग का 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसका उत्तर, तो इससे हम लोग को ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण जो वाहन में लगा रहता है, गाड़ी में लगा रहता है, जिसमें क्या होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। वो हमेशा आभासी और सीधा होता है और छोटा होता है। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। बाकी मैंने ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो उसका फोकस कितना होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, ये आधा होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी शून्य है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। अवतल दर्पण ऐसे बनाते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसे बनाते हैं, इधर पे हम लोग उसको कलर करते हैं और ये हमेशा हम लोग का इधर रहता है। तो यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पे फोकस दूरी होगा। ठीक है, और ऐसा बनाते हैं और इसका वक्रता केंद्र इधर होता है, फोकस दूरी यहाँ पे होता है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ग्राफ का चिन्ह होता तो ये ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ का आप एक से यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस खींच रहे थे, सोचिए तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में एक्स माइनस में होता है, तो ये अवतल दर्पण का क्या होगा, माइनस होगा। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का क्या होगा, इधर पे हम लोग खींचते हैं और एक्स एक्सिस दाहिने साइड में क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमेशा प्लस होगा। समझ में आया। उसी प्रकार से कोई भी अगर हाइट हम लोग ऊपर में लेते हैं तो वो प्लस में होता है, कोई भी हाइट अगर नीचे लेते हैं तो वो माइनस में होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से ये हम लोग का ऋणात्मक हो गया। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, गोलीय लेंस मुख्य तो दो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवतल और उत्तल। ठीक है, अभी उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल लेंस बोला है, उत्तल दर्पण नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल लेंस में आवर्धित बनता है कब, जब उसको एफ पर रखते हैं, वस्तु एफ पर रहता है तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला 7 नंबर, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। हवा से कांच है, कांच से हवा में, कोई भी मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसको वो क्या होता है, अपने रास्ते से हट जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर होगा अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है। हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो हमारे नेत्र में अवतल, उत्तल, समतल या द्विफोक्सी कौन सा लेंस होगा, तो हमारे नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ये पुतली नियंत्रित करती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या आता है। अधिकतम दूरी तो अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अधिकतम की जगह न्यूनतम होता तो ये होता आपका 25 सेंटीमीटर। अगर ये अधिकतम की जगह न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम अनंत तक देख सकते हैं। मिनिमम हम लोग को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम हमारे आँख से जो भी वस्तु है इसको 25 सेंटीमीटर दूर में रखना पड़ेगा। तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत होगा। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं और उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करते हैं। ठीक है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो वो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे दो अभिकारक प्लस अभिकारक और उसके बाद क्या उत्पाद बनेगा, जैसे ऐसे इसको लिख सकते हैं। मान लो कि कोई एक अभिकारक मिला, ठीक है, अभिकारक और एक अभिकारक मिलेगा और जो बनेगा उसको उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, समझे, दो अभिकारक मिलके या दो से अधिक अभिकारक मिलके रिएक्शन हो के जो आखिरी में प्रोडक्ट बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो जो भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है
अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ये उत्पाद अगर पदार्थ उसके बाद बनता है, ठीक है। समीकरण CaCO3 उसमें ऐड कर दिया उसमें, तो CaO प्लस CO2 में टूट गया। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है। पहले एक था फिर अलग अलग हो गया, ये वियोजन हो गया, ठीक है। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे है? मैंने किताब पूरा ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक टेबल है वो देखना पड़ेगा। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बहुत सारे धातु है और कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसके हिसाब से लिखा है। ये ज़्यादा अभिक्रियाशील, ये उससे कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा श्रेणी है। तो अभिक्रिया होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे अभिक्रिया होने के लिए क्या है, जो जिसके जो अपना किसी दूसरे फॉर्म में रहेगा, ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में, ऐसा जो भी रहेगा ना, ये कम अभिक्रियाशील धातु रहना चाहिए। और जो अलग है ये क्या होगा, ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु रहना चाहिए, तभी जाके ये रिएक्शन होगा। तो अब इसमें पूरे में चेक करेंगे ना, जैसे Fe और Zn, Fe और Zn में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? Fe और Zn। Fe आपका जहाँ पे है, Zn यहाँ पे है, यानी कि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन कम है। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील अगर अलग है तो क्या करेगा, अभिक्रिया करके ये SO4 को अपने में ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया हो सकता है, सब में ऐसे में अभिक्रिया होगा। यहाँ पे Cu और Zn में अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि Cu क्या है, Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होगा। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? मैंने संतुलित समीकरण कैसे करते हैं और कैसे पहचानते हैं, सब चीज़ पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे यहाँ सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये आपका संतुलित समीकरण है, ठीक है। बाकी ये सब असंतुलित है, ठीक है। ये हो गए। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया Zn प्लस C, अभिक्रिया क्या होता है, Zn प्लस CO बनता है, तो इसमें उपचयन होता है। किसका उपचयन होता है? तो इसमें कार्बन का उपचयन होता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार जो रहेगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा और अगर अम्ल रहेगा तो वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अम्ल है, अम्ल आखिरी में क्या आ गया, ल, तो ये क्या कर देगा, लाल कर देगा, ऐसा समझिए। अम्ल क्या करेगा, लाल करेगा, तो नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। इसमें नीला करने का पूछा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अम्ल क्या करता है, अम्ल है ना, आखिरी में लो आ गया तो ये क्या करेगा, लाल करेगा। अम्ल क्या करेगा, लिटमस पत्र को लाल करेगा। किसको करेगा, नीला को लाल करेगा। तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, उसका उल्टा, तो यहाँ पे क्षार होगा आंसर, ठीक है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसमें इन सब में से CH3COOH जो है ये आपका सबसे दुर्बल अम्ल है। इसमें से अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। जब अम्ल को जल में डालते हैं तो उसका विलयन में उसमें H+ आयन उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से अगर क्षार को डालेंगे तो OH- आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। अम्ल में H+ आयन होते हैं, अगर अम्ल की जगह अगर क्षार रहेगा तो OH- आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये आपका साइंस का बुक में बहुत से एक लिस्ट है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे करके लिस्ट है, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 होता है। आप pH स्केल देखिएगा तो क्या रहता है, pH स्केल आपका यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक रहता है और बीच में उदासीन रहता है 7, जो पानी उदासीन होता है, ठीक है। और इसके पीछे 7 से कम रहा तो क्या हो गया, अम्ल, 7 से अधिक रहा तो क्षार। जिस इधर जितना कम होगा अम्ल उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, ये जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। कौन अधिक क्षारीय है? तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्षारीय कौन हो गया, यहाँ पे 8, 10, 12, 14, तो जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय हो गया, यानी कि 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय है। ये pH मान है, pH जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्षार होगा और जिसका सबसे ज़्यादा कम रहेगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब 8 मतलब 7 से सब ज़्यादा सब क्षार ही है, इसमें से कोई अम्ल नहीं है, ठीक है, सब क्षार है, क्योंकि सबका मान 7 से अधिक है। 7 से अधिक रहेगा तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, 7 से अधिक रहा तो क्षार, 7 से कम रहा तो अम्ल, ठीक है, ये आप याद करिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से बाहर निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन शोषण के फलस्वरूप क्या बनाता है,
ऑक्सीजन श्वसन के स्वरूप क्या बनता है, तो वो है एथिलीन एल्कोहल बनता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन परजीवी है, तो इसमें राइजोबियम जो है ये परजीवी है। मैंने क्या बोलते हैं बायोलॉजी अभी तक नहीं पढ़ाया है, मैंने फिजिक्स पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाया है, आप इस चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठों मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क एवं तंत्र क्या है, उत्सर्जन का भाग है। ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो सब में से क्या है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। ठीक है। एड्स रोग विषाणु के कारण होता है, समझ में आ गया। ठीक है। एड्स रोग विषाणु के कारण होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है। एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। परकोष में क्या होता है, परकोष में परागकोष में होते हैं, तो परागकोष में परागकण होते हैं। ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो पवन, सूर्य, जल, कोयला, तो इसमें कोयला और नवीकरणीय है। ठीक है। और नवीकरणीय मतलब जो यूज़ करते करते ख़त्म हो जाएगा, उसको और नवीकरणीय बोलते हैं। नवीकरणीय मतलब जो यूज़ करते रहेंगे कभी ख़त्म नहीं होगा, तो पवन यानी कि हवा कभी ख़त्म नहीं होगा, सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगा, जल कभी ख़त्म नहीं होगा, कोयला है जो ख़त्म होगा, तो ये अनवीकरणीय है। नवीकरणीय जो ख़त्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो उसको सौर सेल कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है, तो मीथेन है जो जैव गैस का संघटक है। ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एसए 1 का एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसी हिसाब से आपका एसए 1 का जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी कर सकते हैं। ओके। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।